नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे पोलैंड। पीएम मोदी का वॉर्सो में हुआ भव्य स्वागत। 45 सालों में पहली बार किसी भारतीय पीएम के पोलैंड दौरे से द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा नया आयाम। रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में पीएम ने किया यूक्रेन का भी जिक्र। कहा, संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत की प्रतीक्षा। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई करा सकती है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट। कोलकाता पुलिस ने भी किया तलब। घटना के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली भी विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल। आरजी के मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के हाथ। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी। ओपीडी और नियमित सर्जरी नहीं होने से मरीज बेहाल। सुप्रीम कोर्ट के काम पर लौटने के आग्रह के बाद आईएमए और रेजिडेंट डॉक्टर्स की बैठक हुई। आज रात जनरल बॉडी बैठक में आईएमए और आरडीए हड़ताल पर लेंगे फैसला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। कहा, हरियाणा का देश के विकास में अहम योगदान। बालिका शिक्षा की अहमियत पर राष्ट्रपति ने कहा, उच्च शिक्षा में बेटियों ने बनाया अपना खास स्थान। तेईस अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के लिए देश तैयार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, देश ने अंतरिक्ष में उपलब्धियों से जमाई अपनी धाक। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के जरिए युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति बढ़ेगी जागरूकता। क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप के लिए भी खुलेंगे अवसर के नए द्वार। और केरल के 6 जिलों में बहुत तेज बारिश का अलर्ट। त्रिपुरा में लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। खोवाई और धलाई जिले में सभी स्कूल बंद। त्रिपुरा सीएम माणिक साहा ने गृह मंत्री अमित शाह से बात कर दी हालात की जानकारी। गृह मंत्री ने दिया पूरे सहयोग का आश्वासन। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बिहार के मदरसों की। बिहार में मदरसों को लेकर एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि बिहार के मदरसों में तालीम उल इस्लाम नाम की पुस्तक में गैर मुस्लिमों को काफिर बताया गया है। अब इस विषय पर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। बिहार के मदरसों में गैर मुस्लिम काफिर। गैर इस्लामिकों को बिहार के मदरसे बता रहे हैं काफिर। बिहार में मदरसों को लेकर एनसीपीसीआर ने उठाया गंभीर सवाल। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित मदरसों में कट्टरपंथी पाठ्यक्रम। मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिलों पर एनसीपीसीआर ने जताई गंभीर चिंता। एनसीपीसीआर ने यूनिसेफ की भूमिका पर भी उठाया सवाल। यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड पर तुष्टीकरण के आरोप। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मदरसा पे बिहार में जो संचालित हो रहे हैं उन पर अहम सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि मदरसा बोर्ड की किताबों में हिंदुओं को काफिर बताया जा रहा है, जिसके बाद से बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। बिहार के मदरसे एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। दरअसल बिहार के मदरसों में तालीम उल इस्लाम नाम की पुस्तक में गैर इस्लामिकों को काफिर बताया गया है। ये पुस्तक बड़े पैमाने पर बिहार के मदरसों में बच्चों को पढ़ाई जा रही है। वहीं इन मदरसों में भी हिंदू बच्चों के भी दाखिला लेने की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने इसकी कड़ी आलोचना की है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि बिहार राज्य में सरकारी फंडिंग से चलने वाले मदरसों में तालीमुल इस्लाम व ऐसे ही अन्य किताबें पढ़ाई जा रही है। इस किताब में गैर इस्लामिकों को काफिर बताया गया है। इन मदरसों में हिंदू बच्चों को भी दाखिला दिए जाने की सूचना मिली है, परंतु बिहार सरकार संख्या अनुपात की आधिकारिक जानकारी नहीं दे रही है। हिंदू बच्चों को मदरसों से स्कूल में स्थानांतरित करने के सवाल पर बिहार मदरसा बोर्ड ने बताया है कि मदरसे का पाठ्यक्रम यूनिसेफ इंडिया ने तैयार किया है। यह यूनिसेफ व मदरसा बोर्ड द्वारा किए जा रहे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। बच्चों के संरक्षण के नाम पर दान में मिले और सरकारों के ग्रांट मिले पैसे से कट्टरवादी पाठ्यक्रम बनाना यूनिसेफ का काम नहीं है। आरटीई के इतर गतिविधि में फंड का दुरुपयोग भारत के संविधान व यूएनसीआरसी का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। यूएन इन इंडिया को इसकी जांच करनी चाहिए और यूएन को भी इसकी निगरानी करनी चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड पाठ्यक्रम में शामिल अनेक किताबें पाकिस्तान में छपाई जाती है। इसके कंटेंट पर शोध जारी है। मदरसा किसी भी रूप में बच्चों की बुनियादी शिक्षा का स्थान नहीं है। बच्चों को स्कूल में पढ़ना चाहिए और हिंदू बच्चों को तो मदरसों में होना ही नहीं चाहिए। मदरसा बोर्ड भंग कर देने चाहिए। इस मामले को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से अपना फ्रंट खोल दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि एनसीआर ने सिलेबस तैयार करके दिया है। इसमें लिखा गया है कि काफिरों पर अत्याचार करो और ऐसे में सोचना होगा कि देश में क्या तैयार हो रहा है, बिहार में किस चीज की तैयारी चल रही है। बिहार के मदरसों में जो मुस्लिम नौजवान हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, उनको पाकिस्तानी किताब तामीमुल्ला इस्लाम से एनसीआर ने सिलेबस तैयार करके दिया है और उसको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है और उसमें लिखा हुआ है कि हिंदू काफिर हैं और काफिरों पर अत्याचार करो। यह इस देश में क्या तैयार हो रहा है? बच्चों को उसके दिमाग में जहर भरना और जो अल्लाह को नहीं मानता है वो काफिर है, वह अविश्वसनीय है, ऐसा पढ़ाना और वैसा पुस्तक जो पाकिस्तान से मंगा करके पढ़ाया जा रहा है तो कट्टरवाद परोसा जा रहा है। और कट्टरवाद का क्या असर होता है ये तो हम लोग तुरंत देखे हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है। तो बिहार में भी अगर ऐसी शिक्षा दी जा रही है उस पर तुरंत रोक लगे। वहीं मदरसे के मामले में मुख्य विपक्षी दल राजद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, फिर भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन कानूनगो ने जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं एजेंडा की बातें कही है और एजेंडा की राजनीति वो लोग चला रहे हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के बच्चे बुनियादी तालीम हासिल करें, बुनियादी शिक्षा प्राप्त करें। जिस किताब के संबंध में पाकिस्तानी किताब कहा जा रहा है वह तालीमुल इस्लाम है। इसके जो लेखक हैं वो हज़रत अल्लामा मुफ्ती आज़म किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह है, जो भारत के ही रहने वाले। कुछ दिनों पहले बिहार सरकार ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे मदरसा बनाने का ऐलान किया था, लेकिन प्रियंक कानूनगो के अहम सवाल उठाने के बाद जो बिहार मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी और चेयरमैन हैं वो भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अब देखना ये है कि इस पूरे मामले में बिहार सरकार क्या एक्शन लेती है। डीडी न्यूज़ के लिए कैमरामैन जय कुमार के साथ पटना से मधुरेश नारायण। अगली खबर झारखंड से है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में घमासान के बाद अब कांग्रेस में भी विरोध की सुगबुगाहट है। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने अपनी ही पार्टी के विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुखदेव भगत ने रामेश्वर उरांव पर कांग्रेस विरोधियों को संरक्षण और बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। झारखंड कांग्रेस में अंतर्कलह। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद कांग्रेस में भी अंतर्कलह। कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत ने मंत्री रामेश्वर उरांव के खिलाफ खोला मोर्चा। दो कांग्रेसी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आए आमने सामने। अफसर कुरैशी को
मंत्री प्रतिनिधि नियुक्त करना रामेश्वर उरांव के लिए बना जंजाल। कांग्रेस आला कमान तक पहुंची रामेश्वर उरांव की शिकायत। झारखंड में चुनावी साल में अंतर्कलह कांग्रेस पर पड़ सकती है भारी। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में इंडी गठबंधन के घटक दलों के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। झामुमो नेता चंपई सोरेन के बगावती तेवर के बाद कांग्रेस में भी अंतर्विरोध खुलकर सामने आ गया है। पार्टी विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव पार्टी के ही नेताओं के निशाने पर हैं। हेमंत सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री रामेश्वर उरांव के लिए विधायक दल के नेता के तौर पर ताजपोशी होने के साथ ही यह कांटों का ताज साबित होता दिख रहा है। दरअसल उन्होंने हाल ही में अफसर कुरैशी को अपना मंत्री प्रतिनिधि बनाया है, जिस पर सांसद से लेकर लोहरदगा के कांग्रेसी ऐतराज जता रहे हैं। अफसर कुरैशी पर आरोप है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी विरोधी काम किए हैं। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत इस मामले पर काफी मुखर है। मैं समझता हूं कि अगर इसे कहा जाए तो ये उनके सोच, उनके ये पे मुझे तरस आता है। ये तो पहली बार मैंने सुना कि मंत्री का भी प्रतिनिधि होता है। सांसद के साथ साथ लोहरदगा के कांग्रेसी भी रामेश्वर उरांव के इस कदम से खासे खफा है। उन्होंने इसे पार्टी विरोधी कदम बताते हुए कांग्रेस आलाकमान से इसकी शिकायत की है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर श्री उरांव को नेता विधायक दल के पद से हटाने की मांग की है। सांसद ने तो राज्यपाल से भी श्री उरांव की शिकायत करने की बात कही है। ये मैं किनको वो धोखा दे रहे हैं? वो संवैधानिक पद पे होते हुए इस प्रकार की बात वो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो स्वयं को साथ साथ पूरे आवाम को धोखा दे रहे हैं और निश्चित रूप से इस पे महामहिम राज्यपाल को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या मंत्री का कोई प्रतिनिधि होता है क्या? ये तो मुझे मैं कल बात करूंगा, मैं हेमंत प्रभारी जी से बात करूंगा, क्या उन्हें इतनी संवैधानिक जानकारी उन्हें नहीं है? दिलचस्प बात यह है कि रामेश्वर उरांव और सुखदेव भगत झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और दोनों का कार्यक्षेत्र लोहरदगा ही रहा है। दोनों के बीच अदावत पुरानी रही है, जो एक बार फिर बॉक्साइट नगरी में गर्माहट पैदा कर रही है। रामेश्वर उरांव जहां भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं, वहीं सुखदेव भगत राज्य प्रशासनिक सेवा में योगदान देने के बाद राजनीति के मैदान में आए हैं। ऐसे में दोनों नेता अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और एक दूसरे की जमीन खिसकाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहते, जिसका ताजा उदाहरण मंत्री प्रतिनिधि की नियुक्ति को जोड़कर देखा जा रहा है। देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान झारखंड कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेताओं की कलह को किस प्रकार चुनावी वर्ष में दूर कर पाती है। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। अभी हम दूसरे राज्यों की खबरों की ओर चलेंगे, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब हम आपको मध्य प्रदेश की ओर लिए चलते हैं और बात करते हैं राजनीति में युवाओं की नई पीढ़ी की। राजनीति में फ्रेश ब्लड वाले युवा राजनीति में आए ताकि परिवारवाद देश से समाप्त हो सके। ये बात स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कही थी। उन्होंने कहा था कि 1 लाख ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास होगा जिनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में ना हो। प्रधानमंत्री के इस मिशन में अहम भागीदारी निभाने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीति में युवाओं की नई पीढ़ी, 1 लाख नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने का पीएम मोदी का आह्वान। जिन युवाओं का कोई रिश्तेदार राजनीति में ना हो, ऐसे लोगों को राजनीति में लाना चाहते हैं पीएम।
मध्य प्रदेश भाजपा संगठन ने नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश भाजपा का प्रयास ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जिनका दूर दूर तक कोई राजनीति से ना हो नाता। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भारत की राजनीति में ऐसे नए लोगों को लाने के प्रयास किए जाएंगे जिनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में ना हो। यानी कि स्पष्ट है कि देश में परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने का संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और देश की भारतीय जनता पार्टी उस मिशन पर लग गई। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है उसने इसको लेकर रोड मैप बनाना भी शुरू कर दिया है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि यदि ऐसा हो जाता है तो देश में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि 1 लाख नए लोगों को राजनीति में लाया जाए, इस ओर प्रयास होंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि ये लोग जरूरी नहीं कि एक ही दल में आए, वे जिस दल में चाहें उससे जुड़ें। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री की मंशा ये नहीं है कि केवल भाजपा में ही नए लोग आएं। इस मिशन को पूरा करने के लिए सभी दलों को आगे आना होगा। मध्य प्रदेश के भाजपा संगठन ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। आगामी दिनों में भाजपा का सदस्यता अभियान भी शुरू हो रहा है। मुद्दा इस बार केवल नए सदस्य जोड़ने का नहीं बल्कि ऐसे लोगों को सक्रिय राजनीति में लाने का है जिनका दूर दूर तक कोई राजनीति में ना रहा हो। ऐसे में मध्य प्रदेश में भाजपा ने इसके रोड मैप पर काम भी शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर भी भाजपा पर सवाल खड़े कर रही है। राजनीति में लोगों को लाया नहीं जाता बल्कि वो देश प्रेम की भावना से, समाज सेवा की भावना से, स्वप्रेरणा से आते हैं। अपने सैकड़ों बड़े नेताओं के पुत्र पुत्रियों को विधायक, मंत्री और सांसद बनाने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो आम परिवार के लोगों को राजनीति में लाएगी तो ये सुनकर हंसी आती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आगामी समय में 1 करोड़ देश के अंदर नए जनप्रतिनिधि, वो पंच होंगे, सरपंच होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे। इतने विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा है, तो उस टारगेट को हम पूरा करेंगे। राजनीति के जानकारों को भी लगता है कि देश में इससे पहले भी जो लोग सामान्य परिवारों या संघर्ष करके राजनीति में आए, उन्होंने देश के लिए बेहतर काम किया है। जब सामान्य परिवारों से अलग अलग अनुभवों के साथ जीवन को जूझकर, जीवन की चुनौतियों से जूझकर जो लोग आगे बढ़ते हैं वो बड़ा बदलाव लाने का काम करते हैं। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री इससे राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए उन नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आगामी दिनों में शुरू हो रहे सदस्यता अभियान से पहले ही सदस्यता अभियान टोली को समाज में कैसे कैसे लोगों को जोड़ना है, इसका प्रशिक्षण देना भी बुधवार से शुरू कर दिया है। साथ ही राज्य में अपने सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी उनके कद और पद के हिसाब से लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। देश में परिवारवाद की राजनीति खत्म हो, नए विचार, नए युवा लेकर आएं और देश की राजनीति को साफ सुथरा करें, ये तो सभी चाहते हैं, लेकिन कोशिश सभी राजनीतिक दलों को अब गंभीरता से करनी होगी। उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि दूसरे राजनीतिक दल भी गंभीरता से इस पर विचार करेंगे और भारत की राजनीति की तस्वीर को बदलने की कोशिश में साथ देंगे। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं जो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 किंडरगार्टन बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना के बाद बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब महाराष्ट्र के बदलापुर में धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। इस मामले में अब महाराष्ट्र सरकार एक्शन में है और बच्चियों के यौन शोषण के मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है। बच्चियों के यौन शोषण के मामले में जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गठित की SIT। IG लेवल की महिला अधिकारी आरती सिंह के नेतृत्व में SIT गठित। जल्द जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल करने पर रहेगा फोकस। सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निकम लड़ेंगे केस। फास्ट ट्रैक में होगी मामले की सुनवाई। 3 महीने में फैसला देगी फास्ट ट्रैक कोर्ट। महाराष्ट्र के बदलापुर मामले में कल्याण सत्र न्यायालय ने आरोपी को 26 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। साथ ही जो बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शन हुआ था उसमें करीब 300 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया है। साथ ही उसमें से 28 जनों की गिरफ्तारी और 22 जनों को 14 दिनों तक के लिए न्यायिक हिरासत भी दी गई है। महाराष्ट्र के बदलापुर में धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है।
ट्रेन और इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गई हैं। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार शाम को प्रदर्शनकारियों द्वारा रेलवे ट्रैक खाली करने के बाद ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। इस बीच रेल रोको प्रदर्शन में शामिल 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने ये मामले सरकारी काम में बाधा डालने, पथराव और दंगा फैलाने की कोशिश जैसे गंभीर आरोपों के तहत दर्ज किए हैं। इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आईजी स्तर की महिला अधिकारी आरती सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले में जल्द जांच पूरी हो ताकि चार्जशीट दाखिल की जा सके। वहीं वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी, जो 3 महीने के अंदर अपना फैसला देगी। आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। स्कूल मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला अटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया है। एफआईआर देर से दर्ज किए जाने के कारण 3 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित किया जा चुका है। राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास हो। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले की जांच विशेष दल यानी कि एसआईटी से होगी, ये कहा है। साथ ही इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत की जाएगी, ये भी आश्वासन दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि आने वाले समय में, भविष्य में ऐसे मामलों को कैसे रोका जाएगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र राठौड़ के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब बात करते हैं कोलकाता के रेप मर्डर केस की। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डॉक्टर की बलात्कार हत्या के विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। आज भी बड़ी संख्या में डॉक्टर सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CISF की टीम कोलकाता के आरजी कर अस्पताल पहुंची। कल सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा CISF को सौंपने का आदेश दिया था। CISF की टीम आरजी कर अस्पताल पहुंच गई। और इस सब के बीच कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज छठे दिन भी CBI की पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार मामले में CBI संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा सकती है। कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में संदीप घोष को हिरासत में लेकर CBI पिछले 5 दिनों से पूछताछ कर रही है। कल CBI ने उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ की थी। संदीप घोष को पहली बार बीते गुरुवार को CBI ने तलब किया था, लेकिन उस दिन वो हाजिर नहीं हुए। इसके बाद शुक्रवार को CBI ने संदीप घोष को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। वहीं संदीप घोष को मामले में कोलकाता पुलिस ने भी तलब किया है। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी में घिरती नजर आ रही हैं। मामले में पूरे देश की आम जनता के रोष का सामना कर रही
ममता बनर्जी खुद अपनी पार्टी यानी टीएमसी के निशाने पर भी आई हैं। इस मामले को लेकर बीते दिनों कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे टीएमसी में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा देने के बाद प्रिंसिपल को दूसरे अस्पताल का प्रभार देने का फैसला भी ममता बनर्जी को उनकी अपनी पार्टी में ही निशाने पर लेने वाला साबित हुआ। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर कोलकाता में मार्च निकाला था, लेकिन टीएमसी के प्रमुख नेता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी खुद इसमें शामिल नहीं हुए। इसके अलावा टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने भी पूरे मामले में कोलकाता पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद सुखेंदु शेखर को कोलकाता पुलिस ने नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा था। पार्टी नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने भी पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा खुद ममता बनर्जी संभाल रही हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त को ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई, जिससे साफ है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में ममता बनर्जी प्रशासन को विफल मान रहा है। तो भारत@7 में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।